हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों अगेन एक और बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं साइंस 1 की तैयारी आप लोग की बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से लर्न करो। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे तो आप उसको बना के लिख सकते हो। गिव रीजंस पे ध्यान देना। ऑलरेडी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट गिव रीजंस दे दिए आप लोगों को। लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो जाके देख लेना, उसमें डाला हुआ ये सब चीज, ठीक है। बाकी जो भी हमने पढ़ाया पूरा साल भर, वन शॉट पढ़ाया, LMR पढ़ाया और उड़ान बैच भी पढ़ाया, उसको भी फोकस कर लेना। और जो भी चैप्टर पढ़ना है उसके वीडियोस अवेलेबल है, सर्च करो, पढ़ाई करते रहो। बीच बीच में और भी बहुत सारे वीडियो मैंने डाले, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के वीडियोस डाल चुका हूं। आज ये वीडियो में लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अब आप देखा जाए तो न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ दो ही पूछ सकते हैं आपके पूरे पेपर में। मतलब देखा जाए ना, पूरा जो 40 मार्क्स का पेपर होता है आपका, ठीक है, विद ऑप्शन नहीं बोल रहा हूं मैं, विदाउट ऑप्शन, जो 40 में से 40 आपको निकालने होते हैं। तो जो 40 मार्क्स का पेपर होता है, मैं आपको एक चीज बोलता हूं गारंटी के साथ कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है न्यूमेरिकल्स, जिसमें 2 मार्क्स का जो होता है क्वेश्चन नंबर 2B में पूछ सकता है और 3 मार्क्स का जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ सकता है। तो आप लोग को मैं क्या बता रहा हूं यहां पे, आप लोग को मैं ये बता रहा हूं कि यार हो सकता है कि 2 न्यूमेरिकल तो आए, लेकिन हो सकता है एक और न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा पूछ ले, तो 3 न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस है। तो उसका मैं मार्क्स कंसीडर नहीं कर रहा हूं फिलहाल में, लेकिन मैं सिर्फ 5 मार्क्स कंसीडर करके चल रहा हूं। लेकिन ये न्यूमेरिकल्स जो होता है ना, कभी कभी बहुत फायदेमंद होता है। कभी कभी कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसके क्वेश्चन आंसर्स हमें नहीं आ रहे होते हैं, कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आ गए उसके आंसर नहीं आ रहे, लेकिन न्यूमेरिकल दिख रहा है और न्यूमेरिकल मुझे आता है तो मैं न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लूंगा। क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आप अटेम्प्ट करते हो और पूरा पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, आंसर सही निकाल लेते हो, तो आपको फुल मार्क्स मिलता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ न्यूमेरिकल। तो आज ऐसे ही मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपके लिए लेकर आना हूं। ये वीडियो को बस आप लोग को एंड तक देख लेना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, 8-9 टाइप के अलग अलग न्यूमेरिकल्स है। 8-9 में से हो सकता है कोई 2 तो डेफिनेटली पूछा जा जाए, ठीक है। तो बस वीडियो को एंड तक देखना है। शुरुआत करें हम लोग। चलिए, तो आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस रहना है। जो भी चीज बताने वाला हूं, कीप लर्निंग हार्ड, सब चीज अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम एंड ऑल्सो द JR ट्यूटोरियल एप्लीकेशन। तो फटाफट से रेडी हो जाओ, आप सभी के लिए धमाका जो है वो शुरू होने जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। नॉर्मली पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपके स्क्रीन के ऊपर। ये देखो केबीसी स्टाइल का हो गया। चलो, पहला चैप्टर ग्रेविटेशन है, इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, आ सकते हैं। कैसे आएंगे, देखो एक क्वेश्चन लाया हूं, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमको क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए मैन ऑफ मास 60 kg, एक आदमी है जिसका वजन 60 kg है, ठीक है, और एक कार है जिसका वजन 2000 किलो है, बराबर। कार का वजन तो उतना होता है, तो हमें, और वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है, दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जैसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी है, ठीक है। अब ये आदमी का क्या है, वजन जो है M1 मैं मान लेता हूं, कितना है, मास कितना है, 60 kg है, 60 kg इसका वजन है। और एक कार है यहां पे, ठीक है, ये कार है। कैसा भी बना दो यार, टेढ़ा मेढ़ा जो भी आपको बनाने आता है, ठीक है। चलो अच्छे से बना देता हूं, ठीक है। ये कार है, ठीक है। अब ये कार का जो वजन है 2000 किलो दे रखा है, मतलब इसको मैं क्या मानूंगा, M2 मानूंगा। क्या मानूंगा, M2। एक का वजन M1 माना, इसका मानूंगा M2, 2000 किलो का। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना बोल रखा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस, स्ट्रेट लेना आप लोग, जो डिस्टेंस होगा वो स्ट्रेट होगा, ठीक है। दैट इज द स्ट्रेट डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना बोल रहा है, 10 मीटर का, ठीक है। मतलब ये क्या दिया है आपको, R दिया है, रेडियस, रेडियस आप डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग, नॉट रेडियस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ कि कभी भी कोई 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने पूछता है तो आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद आता है। क्या है फॉर्मूला, फोर्स निकालना है ना, फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं, F इज इक्वल टू, देखो गिवन लिख दिया, ये सब गिवन है, गिवन है, मास है, M2 है, ये सब गिवन है। तो फोर्स इज इक्वल टू G M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, F निकालना है। ये G का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू याद होगा आप लोग को, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। पढ़ा चुका हूं सब चीज, इसके लिए मुझे याद है 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। फिर मास 1 कितना है, 60 kg, डाल दो। मास 2 कितना है, 2000 किलो, डाल दिया 2000, होल डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, रेडियस R, डिस्टेंस नॉट रेडियस, R डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, मतलब 10 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये 10⁻11 को कहीं साइड में रख देता हूं, बाकी जितने भी चीजें हैं उसको मल्टीप्लाई करता हूं। देखो अब क्या हो जाएगा, ये 6.67 है, दिख रहा है कि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हटाना है, मतलब मुझे ये 2 जीरो को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये 2 जीरो इसके पास चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, F तो था, ये देखो 2000 में 3 जीरो है, तो 1 जीरो ले लो, 2 जीरो को 67 को दे दो, तो ये 667 बन जाएगा। पॉइंट हट गया, ये बन गया 667, पॉइंट हटा दिया, ठीक है।
पॉइंट हटाने की वजह से इसका 2 जीरो हट गया, तो ये बचेगा सिर्फ 20, तो ये बचेगा सिर्फ 20, ठीक है। और ये 60 पहले से ही था, ठीक है। और ये लास्ट में 10⁻11, उसको अकेला छोड़ दो लास्ट में बेचारे को। नीचे 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, लिख दो, ठीक है। ये एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ f इज इक्वल टू 667 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 12, 2 6 12 होता है, ठीक है। तो 667 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है आप लोग को? 12 करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो 667 मल्टीप्लाई बाय 12 हो गया। और कुछ है यहां पे? कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है, बराबर। इंटू 10⁻11 होल डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है नीचे, तो होल डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 1 बच रहा है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 667 मल्टीप्लाई बाय 12 करो। मैं साइड में ना कैलकुलेटर से कर रहा हूं, लेकिन आप लोग अपने रफ इससे करोगे। आप लोग को कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना, मेरे को थोड़ा फास्ट कराना है आप लोग को, इसके लिए मैं मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं। 667 को 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग तो कितना आ गया? 8004 आ गया। और ये 10⁻11, ठीक है। इसको आप चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो, ये 8 है, ये 10⁻11 है। अगर इसमें से मैंने 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 8.004। 3 पॉइंट शिफ्ट किया तो यहां पे 10⁻11 3 कम हो जाएगा, मतलब 10⁻8 हो जाएगा। तो यहां पे छोड़ दो, f है मतलब फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो यहां तक छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर है। वैसे ये भी अगर आप सिर्फ लिख के आओगे 8004 इंटू 10⁻7 न्यूटन तो भी आंसर करेक्ट है, लेकिन ये थोड़ा और अच्छा लगता है, थोड़ा पॉइंट कम लगता है तो अच्छा लगता है। तो फोर्स इज इक्वल टू 8.004 इंटू 10⁻8 न्यूटन। दिस इज योर आंसर, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक आदमी और एक कार के बीच में जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? लगभग 8 इंटू 10⁻8 न्यूटन का लग रहा है। समझ में आ गया? कितना सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत इजीली और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नजर डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो ये क्वेश्चन जो था वो 3 मार्क्स के लिए था, मतलब बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़ा क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स के लिए आता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ सकता है, याद रखना ये सब चीजें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, जो कि है मेटल बॉल। एक मेटल का बॉल होगा जिसका वजन 7 किलो है, तो लिख दो यहाँ पे वजन कितना है? 7 किलो, ठीक है। एक बॉल है उसका वजन 7 किलो है। फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1960 मीटर, हाइट दी हुई है। तो हाइट मतलब क्या होता है? दैट इज नथिंग बट एक हाइट से बॉल छोड़ा जा रहा है, मतलब वो आपके लिए क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, यानी एस का वैल्यू दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस 1960 मीटर, ठीक है। हमको बोल रहा है हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, मतलब एक बॉल जिसका वजन 7 किलो है और उसको मैं छोड़ रहा हूं एक हाइट से, 1960 मीटर के हाइट से उसको छोड़ रहा हूं, तो वो नीचे आने के लिए टाइम तो लगाएगा। तो जैसे वो नीचे आया तो कितना टाइम में नीचे आया, मतलब कितने सेकंड में आएगा? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20, 25, जो भी है वो आंसर हम निकालेंगे। हमें जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए बोला है, तो ठीक है। तो चीज दिया हुआ है, मास दिया है और डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस जो भी बोल लो आप, वो दिया हुआ है। अब एक और चीज हम समझते हैं कि जब भी बॉल ऊपर से छोड़ा जा रहा है, जैसे ये मार्कर है, मैं इसको ऊपर से छोड़ रहा हूं, नीचे आ रहा है, तो जब ऊपर से जब छोड़ रहा हूं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जब ऊपर से मैंने छोड़ा तो मैंने पकड़ा हुआ है अभी, अब छोड़ रहा हूं, तो पहले मेरी वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वाली 0 थी, क्योंकि ऊपर से पकड़ा हुआ है मैंने, तो इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग यू बोलते हैं वो कितनी थी? 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, करेक्ट है ना? ये हम लोग को पता है। अब मुझे पता है एस पता है, यू पता है, मास पता है, और हम लोग को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको जी बोलते हैं वो उसका वैल्यू हमें पता है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, न्यूटन का सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला, ठीक है ना, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ठीक है, देखो यहां पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ काइनेटिक मोशन, काइनेटिक कहने वाला, न्यूटन सेकंड मोशन काइनेमेटिकल काइनेमेटिकल मोशन, तो सॉरी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने लंच किया अपना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, सॉरी मोशन इक्वेशन, माफ करना, इक्वेशन, क्या फॉर्मूला है फ्री फॉल के कंडीशन में? याद है कि नहीं फॉर्मूला? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। हाफ एटी स्क्वायर को हम लोग जीटी स्क्वायर लिखते हैं, करेक्ट है। U कितना है? 0 है, S निकालना है, S दिया हुआ है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 1960 आपको दिया हुआ है, U 0 है, मल्टीप्लाई बाय T प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय G कितना है? 9.8, ठीक है, 9.8 मल्टीप्लाई बाय T स्क्वायर, T निकालना है ना, टाइम निकालना है, यहां पे लिख दो T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टाइम निकालना है, तो चलो कैलकुलेट करेंगे, आपके सामने करता हूं। देखो 0 मल्टीप्लाई बाय T 0, ये 1960 वैसे का वैसे ही रहेगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, ये हाफ इंटू 9.8 कितना हो जाएगा? 4.9 हो जाएगा, 9.8 का आधा 4.9 मल्टीप्लाई बाय T स्क्वायर, मतलब T स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1960 डिवाइड बाय 4.9, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं यहां पे,
देखो 1960 डिवाइड बाय 4.9 है, ये 4.9 मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करता हूं मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूं, 49 हो जाएगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो रहा है, टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1960 और ये भी 0 10 का, तो 19600 हो गया, ऊपर दोनों 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो 19600 हो गया, नीचे 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 49 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, टी का वैल्यू निकालना है, तो दैट विल बी अंडर रूट में चले जाएगा 19600 डिवाइड बाय 49, 19600 का रूट क्या होता है, 196 का 14 होता है, तो 14 और ये 0 140 और डिवाइड बाय 49 का रूट होता है 7, 140 अपॉन 7, 7 2 14 0, मतलब टी का वैल्यू आ गया, टाइम का वैल्यू आ गया आपका 20 सेकंड। मतलब वो जो बॉल है 7 किलो का वो 20 सेकंड में नीचे गिर रहा है। कितने सेकंड में नीचे गिरेगा, 20 सेकंड में वो बॉल जो है वो नीचे गिरेगा। ये रहा आपका फाइनल आंसर। 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, जरूर से इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके ले लेना। ठीक है, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मुझे पता है, लेकिन ये सब चीज आप लोग के सामने स्क्रीनशॉट, मतलब ये जो सॉल्व करा रहा हूं उसको समझ लो और स्क्रीनशॉट ले लो और उसको खुद से प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आप लोग को आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं बोल रहा हूं ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली चांसेस है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि देखो ये न्यूमेरिकल के मार्क्स फ्री के मार्क्स होते हैं, इसको जरूर से कोशिश करना, क्योंकि कभी कभी ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका आंसर आपको नहीं पता है, आपने लर्न नहीं किया है, लेकिन न्यूमेरिकल जो होता है जिसका कंसेप्ट आपको पता है, तो न्यूमेरिकल करना बहुत ईजी है। और आपको पता है न्यूमेरिकल हर चैप्टर में नहीं है, सिलेक्टेड चैप्टर में ही है, और इसीलिए मैं न्यूमेरिकल लेकर आया हूं आपके लिए, ताकि मैं फटाफट से आपको बता सकूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाते हैं। एक और क्वेश्चन है एस्केप वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन, देखो इसको समझने की कोशिश करो, ये आपकी बुक में ही, हाँ ये बुक वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं करा रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी निकालना, क्या होता है एस्केप वेलोसिटी, एक ऐसी वेलोसिटी जिसकी हेल्प से जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स पार करके चला जाए बाहर, दैट इज स्पेस में चला जाए, दैट इज नथिंग बट बचने वाला वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून गिवन द मास एंड द रेडियस ऑफ द मून, ये मास दिया हुआ है 7.34 into 10⁻22 kg एंड ये क्या बोलते हैं इसको, मास ये है, ये आपका रेडियस है किसका, मून का, 1.74 into 10⁻6 मीटर रिस्पेक्टिवली। हमको क्या निकालना है, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो सब जानते हैं, 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। मास ऑफ मून m जिसको बोलूंगा 7.34 into 10⁻22 kg, ये आपको दे रखा है। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द मून r इज इक्वल टू 1.74 into 10⁻6 मीटर, ये भी आपको दे रखा है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे अगर आप देखोगे एस्केप वेलोसिटी हमें निकालना है, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v escape velocity, यानी velocity of escape is nothing but under root of 2gm upon r। 2g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मतलब मास ऑफ मून, r मतलब रेडियस ऑफ मून। इसमें बस वैल्यू डालना और कैलकुलेट करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय g का वैल्यू 6.67 into 10⁻11, m का वैल्यू 7.34 into 10⁻22 अपॉन 1.74 into 10⁻6। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। जब ये चैप्टर में पढ़ा रहा था ग्रेविटेशन वाला, तो ये न्यूमेरिकल मैंने प्रॉपर तरीके से सॉल्व करा है, तो वहां से भी आप रेफर कर सकते हो, लेकिन ये न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करके लेना, मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, एस्केप वेलोसिटी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 2.37 किलोमीटर पर सेकंड है, आप किलोमीटर पर सेकंड लिखो या फिर इसको कन्वर्ट करके मीटर पर सेकंड जैसा लिखना लिखो, लेकिन ये लोग ने ऐसे ही रखा हुआ है। तो 2.37 किलोमीटर पर सेकंड ये है एस्केप वेलोसिटी, मतलब हर 2.3 किलोमीटर एक सेकंड में अगर कोई पहुंचेगा तो उतनी स्पीड अगर आपके पास है तो आप पार कर सकते हो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये है आपका एस्केप वेलोसिटी, समझ में आ गया, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब अगला चैप्टर नंबर 4 से ले रहा हूं, 2 और 3 में न्यूमेरिकल नहीं है और आएगा भी नहीं। चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से हो सकता है एक न्यूमेरिकल आ जाए, तो चलो करा देता हूं फटाफट से। क्या है न्यूमेरिकल, चेकआउट करो। पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, क्या बोल रहा है, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके घर में होता है ये चीज, कौन ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है, क्या 2 चीजें यहां पे, 500 वॉट का एक टीवी है, एक टीवी, आपके घर में टीवी होता है सबके घर में, तो 500 वॉट का एक टीवी है जो आप चला रहे हो आधा घंटा। ठीक है, और एक आपके पास हीटर है, नहाने के टाइम यूज करते हैं ना हम लोग गर्म पानी करने के लिए, हीटर होता है, बटन चालू किया पानी गर्म हो गया, हीटर होता है। तो हीटर का जो वॉट है वो है 600 वॉट, जो कि मैं 20 मिनट चला रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि मेरे पास 2 चीज है, क्या 2 चीज है, एक मेरे पास टीवी है जो 500 वॉट का आधा घंटा चला रहा हूं, दूसरा मेरे पास हीटर है 600 वॉट का, ज्यादा वॉट है लेकिन मैं 20 मिनट चला रहा हूं। तो दोनों में से कौन ज्यादा बिजली खर्च कर आ रहा है, मतलब किसका एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, देखो क्या बोल रहा है, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली कौन ज्यादा खर्च कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके निकालेंगे। तो हम लोग को जो चीजें दी हुई है सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, जैसे टीवी दिया हुआ है सबसे पहले, तो फॉर टीवी के लिए जो पावर है, पी पावर बोलते हैं ना, पी कितना दिया हुआ है, 500 वॉट दिया हुआ है, पावर 500 वॉट का है। ठीक है, 500 वॉट का हमें क्या दिया दोस्तों, पावर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कितना टाइम लग रहा है, टाइम कितना दिया हम लोग को, टाइम जिसको हम लोग टी बोलते हैं, तो टाइम आपको दिया हुआ है 30 मिनट। जो टीवी यूज हो रहा है वो 30 मिनट्स के लिए यूज हो रहा है, तो 30 मिनट्स, लेकिन अगर इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो मुझे पता है हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 1800 सेकंड।
मतलब आपका टीवी जो चल रहा है 1800 सेकंड तक चल रहा है, ठीक है, ये हो गया टीवी का कंडीशन। अब इससे मैं एनर्जी निकाल सकता हूं, मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी E1 बोलता हूं, टीवी के लिए मैं E1 मान रहा हूं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये सब जानते हैं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नथिंग बट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, जितना पावर कंज्यूम हो रहा है, जितने टाइम में हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई करो, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बस जो भी पावर दिया रहेगा, जो भी टाइम दिया रहेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पावर आपको पता है 500 वाट है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना चल रहा है, 1800 सेकंड चल रहा है टाइम, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम 18 5 90, ठीक है, 90 हो गया। और ये 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 है मतलब 10⁻⁴, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो जो भी आपको लिखना है कितना हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, एनर्जी है, तो इसका यूनिट जो होता है वो जूल होता है। तो आपका ये एक आ गया आंसर, किसका, E1 आ गया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पहले वाले का, टीवी के लिए आ गया। वैसे ही मैं दूसरे के लिए निकालूंगा, फॉर क्या है दूसरा, हीटर। दूसरा मेरे लिए क्या डिवाइस है, हीटर है। अब हीटर का ये लोग ने पावर दे रखा है कितना, 600 वाट का पावर है, 600 वाट का पावर है हीटर का। कितने टाइम के लिए चला रहे हैं ये लोग, टाइम जो है कितने टाइम के लिए चला रहे हैं, 20 मिनट के लिए चला रहे हैं, मतलब 20 मिनट्स के लिए चला रहे हैं। अब 20 मिनट मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 2 6 12 मतलब 1200 सेकंड, 1200 सेकंड के लिए चला रहे हैं लोग, ठीक है। अब 1200 सेकंड के लिए चल रहा है, मतलब यार कुछ तो बात होगी, तो यार एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, पावर है इसका 600 वाट, टाइम कितना ले रहा है, 1200 ले रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 12 6 72 होता है, और 2 0 2 0 4 0 मतलब 72 इंटू 10⁻⁴ जूल। अब आप दोनों को कंपेयर कर लो, E1 और E2, ये टीवी वाला एनर्जी, ये टीवी वाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हीटर वाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन ज्यादा है, यहां पे आपको क्लियर दिख रहा है, दोनों में से कौन सा ज्यादा है आपको दिख रहा है यहां पे, ठीक है, दोनों में से क्लियरली आपको पता चल रहा है कौन सा ज्यादा है, दैट इज 90 इंटू 10⁻⁴ है, ये आपका 72 इंटू 10⁻⁴ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब दोनों में से क्लियरली मुझे ज्यादा दिख रहा है 90 वाला, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे जो E1 है इज ग्रेटर देन E2, मतलब द पावर ऑफ, पावर नहीं बोलेंगे सॉरी, क्या बोलना है हम लोग को, क्या है हु विल स्पेंड, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टीवी विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। को पूछा वही था ना कि कौन ज्यादा बिजली खर्चा कर रहा है, तो टीवी कर रहा है कि हीटर कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टीवी ज्यादा खर्चा कर रहा है क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक चल रहा है। समझ में आ गया, तो ये इसका आंसर है, इस प्रकार से आप आंसर जो है वो कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर है, सिंपल है, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, और इसी प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे, जरूर से प्रैक्टिस करके ले लेना, ठीक है बच्चे लोग, अच्छा अच्छा कॉमेंट करते रहना, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, चैप्टर नंबर 5 का एक क्वेश्चन है हीट। अब ये हीट चैप्टर बहुत मजेदार है, इसमें क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स के केस में, बहुत मजेदार है, इजी होते हैं। लेकिन क्या बोल रहा है, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 10 kg ऑफ वाटर। क्या दिया हुआ है, वाटर दिया 10 kg दिया हुआ है, मतलब मास दिया हुआ है, 10 kg का पानी है, ठीक है। टेंपरेचर रेज हो रहा है कहां से कहां तक, 30 से 100 तक, मतलब T2 आपका 100 है, T1 आपका 30 है, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगा हम लोग को, डेल्टा टी मिल जाएगा। डेल्टा टी इज नथिंग बट चेंज इन टेंपरेचर T2 माइनस T1, ठीक है, समझ में आ रहा है। T2 माइनस T1 क्या है, यहाँ पे T2 हमारा वैल्यू देखो 100 है, तो 100 माइनस क्या करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा, तो हमें जो डेल्टा टी मिल जाएगा वो मिल जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे डेल्टा टी मुझे मिल गया, मेरे को एम पता है, डेल्टा टी पता है, और आप एक और चीज जानते होंगे कि व्हेनेवर हम बात करते हैं कभी भी हीट का, तो उसमें एक आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग सी बोलते हैं। तो सी का एक वैल्यू होता है जो कि नॉर्मली दिया हुआ होता है, आपको नहीं दिया होता तो आप याद कर लेना। तो जो सी का हम जो वैल्यू लेते हैं दोस्तों, वो लेते हैं दोस्तों 1 किलो कैलोरी पर, ठीक है, 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। क्या लेते हैं, 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। हम लोग एक वैल्यू जो है वो लेते हैं सी का, जो कि कॉमन माना जाता है, मतलब कॉमन मतलब यही वैल्यू है। इसको आप चाहे याद रख लो, चाहे आपको दिया रहेगा, लेकिन याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं, ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग को क्या निकालना है, हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेंपरेचर। मतलब एक पानी है, ठीक है, 10 किलो पानी है, और 10 किलो पानी का पहले टेंपरेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। अब वो 10 किलो पानी का 30 डिग्री सेल्सियस को हम लोग को लेके जाना है 100 डिग्री तक, तो मुझे उसमें हीट देना पड़ेगा, तभी तो गर्मी की वजह से वो टेंपरेचर बढ़ेगा। तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हम लोग को निकालना है, मतलब हीट एनर्जी कितना लगेगा, तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर जितना भी हमें चाहिए इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है हमारा, दैट इज m मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला, आप सब जानते हो, ये सब हमने बहुत बार यूज किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हमारे पास 10 kg है, c का वैल्यू 1 होता है, डेल्टा टी हमें पता है दैट इज नथिंग बट 70। तो मल्टीप्लाई कर लो, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 10, मल्टीप्लाई बाय 70 इज 700, तो 700। और हीट जब भी निकलता है तो इसका जो यूनिट आता है वो किलो
कैलोरी में आता है, बिकॉज हमने सी का 1 किलो कैलोरी लिया हुआ है। अगर सिर्फ कैलोरी लेते तो यहां पे कैलोरी लिखा जाता, क्योंकि इसका एक और यूनिट होता है सीजीएस में, तो लिखेंगे हम लोग 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो ग्राम के हिसाब से लेंगे, लेकिन यहाँ पे केजी दिया हुआ है, इसके लिए 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस किया, तो इसका यूनिट भी हो जाएगा दैट इज 700 किलो कैलोरी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर कि कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए मुझे, 700 किलो कैलोरी का हीट चाहिए, ताकि मैं उस 10 किलो पानी को 30 डिग्री से 100 डिग्री पे लेके जा सकूं। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? तो अच्छे से प्रैक्टिस करके ले लेना। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो ये भी लगभग वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट ऑफ हीट मुझे चाहिए ताकि मैं 30 ग्राम पानी को, यानी कि मास कितना दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 30 ग्राम दिया हुआ है, 30 ग्राम पानी को मैं कन्वर्ट कर सकूं लगभग, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस इंटू स्टीम, ठीक है, मतलब 30 ग्राम ऑफ पानी है और उसको 30 से लेके, यहां पे मैंने लिखा नहीं, यहां पे लिखा नहीं, ठीक है, 30 से लेके 100 डिग्री तक मुझे इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जो चीज मेरे पास अवेलेबल है, जो चीज अवेलेबल है वो है मास, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद मेरा चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट डेल्टा टी। कलर चेंज कर लो, एक मिनट। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, जिसको मैं T2 माइनस T1 मान लूंगा, तो जो कि अगेन होगा 100 माइनस कितना है 30, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। तो ये मुझे मिल गया डेल्टा टी। दूसरा मुझे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर दिया, जिसको एल बोला जाता है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट दिया हुआ है वेपराइजेशन ऑफ वाटर का, जो कि 540 है। एल का वैल्यू दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखो सी हमें लिखना होता है, दिया नहीं है, लेकिन सी का वैल्यू लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ग्राम में है, तो हम लोग क्या लेंगे 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। पिछली बार केजी में था, इसके लिए किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस था। इस बार सी स्पेसिफिक हीट का वैल्यू क्या है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये सब चीज है। अब हम लोग को निकालना है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। देखो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो एक फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट m मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। लेकिन यहां पे ऐड हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, तो यहां पे ऐड करना पड़ेगा हम लोग को, दैट इज mc मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी प्लस मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो फटाफट से। क्या दिया हुआ है, मास कितना है, 30 ग्राम है, ठीक है, मास कितना दिया हुआ है, लगभग 30 ग्राम दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट पता है मुझे 1, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी अभी आपने निकाला 70, देखो डेल्टा टी 70 है आपके पास, प्लस मास आपका 30 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कि है 540, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21, 0 3 7 21 और 0 2100 हो गया, ठीक है। ये हो गया 2100 प्लस यहां पे 54 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 होता है, 1 कैरी, 3 5 15 प्लस 1 16, तो 162 और इसके आगे 2 0 लग जाएगा, तो 16200, यहां पे दो चीज हो गया क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को ऐड कर देना है, तो 1 लाख नहीं कितना है 16,200 प्लस 2,100, तो ये हो जाएगा 18,300, 18,300 हो गया। एंड ये क्या है आपका अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी है, लेकिन ये हम लोग ने किस में लिया है, कैलोरी में लिया है, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा। तो 18,300 कैलोरी, दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब इसमें आपको कितना अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है, 18,300 कैलोरी हीट लग रहा है, ताकि मैं 30 ग्राम ऑफ पानी को 30 डिग्री से 100 डिग्री पे लेके जा सकूं, और उसमें स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इन्वॉल्व हो रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब पानी को किसमें कन्वर्ट किया, स्टीम में कन्वर्ट के लिए इतना मुझे हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दिस इज योर आंसर, अच्छे से प्रैक्टिस करके ले लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब देखो ये एक क्वेश्चन है इसी चैप्टर में से, हीट चैप्टर में से, और ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट लगा, दैट्स व्हाई मैं ये चीज करा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन क्या पूछा है, अ कॉपर स्पीयर ऑफ 100 ग्राम मास, एक कॉपर का स्पीयर रहेगा जिसका वजन कितना है, 100 ग्राम का है, इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसको 100 डिग्री तक मुझे हीट करना था, ठीक है। एंड उसको फिर पानी में रिलीज कर दिया गया, जिसका मास है 195 ग्राम एंड टेम्परेचर 20 डिग्री है इन ए कॉपर कैलोरी मीटर। इफ द मास ऑफ कैलोरी मीटर, ध्यान से देखना, इफ द मास ऑफ कैलोरी मीटर इज 50 ग्राम, व्हाट विल इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर, पानी का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है। देखो ये पूरा मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराया था जब ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है, लेक्चर वीडियोस में जब पढ़ाया है, लेकिन वापस से बता रहा हूं ताकि ये मुझे लग रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के कैटेगरीज में पूछा जा सकता है, तो जरूर से एक बार देख लेना। क्या क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, नॉर्मली आपको ये दिया नहीं है कहीं पे, लेकिन आपको याद रख लेना, या फिर आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या था 1 था, वैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर होता है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर 0.1 कैलोरी पर ग्राम मैंने मान लिया। उसके बाद हम बोलते हैं कि सपोज द कॉपर बॉल वाटर एंड कैलोरीमीटर अटेन फाइनल टेम्परेचर T, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट माइनस हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय
जो आपका कैलोरीमीटर है, क्योंकि यही हम लोग को पता है फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट, तो हमारा क्या हो जाएगा, हीट लॉस्ट बाय कॉपर बॉल माइनस मास ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बाय द डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो एक्चुअल में हम लोग का क्या हो जाएगा, दैट इज Q इज इक्वल टू 100, हमारा क्या है, दैट इज 100 ग्राम मास है ना किसका, कॉपर स्फीयर का, तो मास ले लिया, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नथिंग बट Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी होता है ना, फॉर्मूला तो वही होता है MC डेल्टा टी। तो M 100 ग्राम मास है उसका कॉपर स्फीयर का, C 0.1 मैंने माना हुआ मतलब दिया हुआ है 0.1 है कॉपर का, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर में मतलब मैंने एक तो टेम्परेचर कॉमन T माना हुआ है जो इनिशियल होगा, तो T2 माइनस T1 के हिसाब से 100 मेरा फाइनल था, माइनस क्या कर रहा हूं मैं, T कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको आप चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मान लो। सिमिलरली हम लोग जो वाटर का जो हीट गेन हो रहा है वो कैसे निकालेंगे, जो भी मास रहेगा वाटर का उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके स्पेसिफिक हीट से और उसके इंक्रीज इन टेम्परेचर से, तो उस प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे Q1 निकालेंगे। Q1 क्या है मेरा, हीट गेन बाय वाटर, तो कितना है वाटर का, 195 ग्राम मास है उसका, इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा MC डेल्टा टी। तो 195 ग्राम देखो पानी का मास है 195 मल्टीप्लाई बाय पानी का जो ये होता है स्पेसिफिक हीट होता है, आप जानते ही उसके पहले वाले एग्जांपल में भी कराया, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, तो T मेरा टेम्परेचर था और यहां पे 20 दिया हुआ है, देखो एट टेम्परेचर 20, तो T माइनस 20। ठीक है, ये हो गया। एंड इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, एंड इसके बाद हम लोग निकालेंगे हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर, क्योंकि कैलोरीमीटर भी आ जाता है, तो कैलोरीमीटर का निकालने के लिए हमें जो कैलोरीमीटर का वजन है उसका स्पेसिफिक हीट है उसका टेम्परेचर जो इंक्रीज है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो, तो इसको मैंने Q2 मान लिया कैलोरीमीटर का हीट, तो ये 50 उसका वजन था, उसका स्पेसिफिक हीट 0.1 माना था मैंने, और उसको मल्टीप्लाई करूंगा टेम्परेचर चेंज जो कि T माइनस 20 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तीसरा कंडीशन आ गया। अब मेरे पास Q भी है, Q1 भी है, Q2 भी है, देखो यहाँ पे ये रहा Q, ये रहा Q1 और ये रहा Q2। अब फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज टोटल हीट निकालना, दैट इज कैलोरीमीटर का, और वाटर का ऐड कर दो, तो ये वाटर का है, ये कैलोरीमीटर का है, मतलब Q1 को Q2 से प्लस करूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये Q1 का वैल्यू था ये वाला, और ये Q2 का वैल्यू था। ठीक है, तो ऐड कर दो यहाँ पे, दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय, ये Q का वैल्यू था, माफ करना, तो Q का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस T। ठीक है, इज इक्वल टू, ये इक्वल टू Q1, Q1 कितना था, देखो यहाँ पे Q1 कितना है हमारे पास 195 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय T माइनस 20। ठीक है, T माइनस 20, ये हो गया हमारा Q1 प्लस Q2, तो Q2 क्या है 50 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई बाय T माइनस 20। ठीक है, ये आपका Q2 है। अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है आप लोग को, देखो क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे जो चीज आपको दिख रही है, यहाँ पे क्लियर कट जो दिख रही है उसको सॉल्व करते जाना है आप लोग। अभी नॉर्मल देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट इज 100 माइनस T है ये, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, ये 100 माइनस T ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, बीच में इक्वल है, ये 195 वैसे का वैसे, T माइनस 20 वैसे का वैसे, 50 मल्टीप्लाई 0.1 5 होता है, और फिर ये T माइनस 20। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से। ठीक है, ये 10 100 माइनस T वैसे ही रखा, ये 195 T माइनस 20, ये प्लस 5 T माइनस 20, तो कितना हो जाएगा 195 प्लस 5 200, तो 200 T माइनस 20 हो गया। देखो थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, ये आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके लिए मैं करा रहा हूं एग्जांपल। ठीक है, अब ये देखो ये 200 T, ये 10 T, कितना हो जाएगा ऐड करके 210 T इज इक्वल टू 5000, तो इसको डिवाइड कर लोगे तो आपका T विल बी इक्वल टू 5000 होल डिवाइडेड बाय 210, एंड इसका आंसर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 23.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ा है, इसका कैलकुलेशन नहीं करा रहा हूं, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जो अवेलेबल था बुक में मैंने वो आपको डिस्प्ले कर दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करके लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है यार इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो जरूर से इसको प्रैक्टिस करके ले लेना। ठीक है, दैट इज दिस वन, हीट के चैप्टर का ये एक तरीके का सॉल्व एग्जांपल है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आ सकता है। ठीक है, 3 मार्क्स की कैटेगरी में आ सकता है। मैं सीधा अभी अगले क्वेश्चन के ऊपर आपको लेके चलूंगा, जो कि है चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन। क्या नाम है इस चैप्टर का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खासकर, तो ये क्या है इसको हम लोग देखेंगे। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है इन ए मीडियम, मतलब कोई एक मीडियम है, तो मैं मान लूंगा सबसे पहले यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको मैं क्या ले लेता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को मैं क्या ले लूंगा बताओ, इसको मैं ले लेता हूं V1 ले लेता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको मैंने V1 ले लिया। कितना दिया हुआ है V1 का वैल्यू 1.5 इंटू 10⁸8। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड, लिख लो आपको लिखना है तो। दूसरा एक और चीज होगा जो कि हमको पूछा है कि फाइंड आउट द, या फिर व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकालना पड़ता है, मतलब हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और ये हम लोग को देके रखा है पहले से स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम,
यानी कि स्पीड बोलो या फिर वेलोसिटी बोलो, जो भी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको मैं क्या मानूंगा दोस्तों, v2 मान लूंगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है, इसको मैं क्या मानूंगा दोस्तों, v2 मान लूंगा। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को मैं हाँ, इसको एक काम करो ना, ऐसा कर दो, इसको ना v1 मान लो, इसको v2 मान लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम में था उसको हम लोग v2 मानेंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू v1 निकालना है, तो ये v1 हो जाएगा आपका। और इसको हम लोग मान लेंगे, कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब एक चीज मैं जानता हूं, क्या निकालना है मुझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव, ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला है किसका है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू v1 विद रिस्पेक्ट टू v2। तो v1 आपका कितना है, दैट इज 3 × 10⁸ है, v1 आपका कितना है, 1.5 × 10⁸ है। दोनों कैंसिल हो गएंगे, ये कैंसिल, 1.5 2 3 होता है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 3। तो हमारा आंसर आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। देयरफॉर आपको जो पूछा था ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो आ गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, कितना इजी है कि नहीं दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यह चीज आपको बहुत इजी तरीके से और अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये टेक्सुअल क्वेश्चन है, आ सकता है आपको, तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रेयर मीडियम, देखो ध्यान से, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ए डेंसर मीडियम, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका हमको दिया हुआ है 0.5 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। क्रिटिकल एंगल निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं आपको अगर याद होगा, तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ए डेंसर मीडियम। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 0.5। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है 0.5, जो कि किसके बराबर होता है, अगर आपको याद होगा, ये किसके बराबर होता है, हमारा साइन आई के बराबर होता है। याद है कि नहीं, क्रिटिकल एंगल जब पढ़ाया था, साइन आई के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर साइन आई इज इक्वल टू 0.5। तो देयरफॉर आई का वैल्यू चाहिए, आई इज नथिंग बट योर क्रिटिकल एंगल, आई का मतलब क्रिटिकल एंगल होता है, तो आई इज नथिंग बट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.5 हो जाएगा। मुझे बताओ साइन इनवर्स ऑफ 0.5 मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2 किसके इसमें आता है, साइन 30 के टेबल, मतलब साइन 30 के कॉलम में आता है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आपका आई जो है इसका वैल्यू आएगा 30 डिग्री। देयरफॉर द क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। आ गया आंसर, खत्म। 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल। देखो ये बहुत अलग यूनिक क्वेश्चन था, हो सकता है आ जाए 2 मार्क्स के केस में, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कर लोगे प्रैक्टिस। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको। क्या है, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसका दिया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, 3/2। एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4/3। ये दो चीज हमें दे रखा है। व्हाट इज द, पूछा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हम लोग को क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो यहां पे लिखता हूं मैं, हम लोग को क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो चीज मैं बोल रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, हम लोग को ग्लास का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो चलो निकालते हैं यार, बहुत सिंपल फंडा है इसका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज नथिंग बट, क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमारे ग्लास से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा हमारा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो निकालो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 गिवन, 3/2 होल डिवाइडेड बाय वाटर का कितना दिया हुआ है, 4/3। कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाय ये 4/3 इधर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 3 9, 2 4 8, तो 9/8 इज योर करेक्ट आंसर। मतलब हमारा जो क्वेश्चन पूछा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, लिख लो चाहिए तो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 9/8। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। मतलब
मेरे को भी थोड़ा सा लग रहा है कि यार बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ये सब चीज का, तो इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके लेना। थोड़ा यूनिक होगा आपके लिए, लेकिन हो सकता है देखो ये जो मैं करा रहा हूं उसमें से आ जाए, तो यार 5 मार्क्स तो डेफिनेटली 6-7 मार्क्स, अगर तीन आ जाएंगे तो यार 7 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, 2 आएंगे तो 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, लेकिन करके लेना, प्रैक्टिस बहुत काम आते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको। क्या बोल रहा है, लेंस का है। ठीक है, लेंस में भी कई सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको वो फोकल लेंथ वाला हो गया, ठीक है ना, फिर मैग्निफिकेशन का हो गया, वो सब चीज आपको तो करना है जो मैंने करा है, लेकिन इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लो। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। क्या दिया आपको, फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना है पावर का वैल्यू, P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक फॉर्मूला था अगर आपको याद आ रहा होगा, पावर इज नथिंग बट 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, वो भी मीटर में होना चाहिए फोकल लेंथ। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन फोकल लेंथ कितना है 0.2, तो 1 अपॉन 0.2 इज नथिंग बट 5। ठीक है, और पावर का जो यूनिट इसमें लिखते हैं हम लोग डायप्टोर में लेते हैं, डी लिखते हैं, तो पावर इज इक्वल टू 5 डायप्टोर, दिस इज द यूनिट। ठीक है, पावर इज इक्वल टू 5D। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो देखो ये कितना सिंपल न्यूमेरिकल्स थे, ये सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट मैंने करा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं यार इसमें से कुछ आपको फ्रेम हो जाए। तो बस मैं क्या करता हूं, इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि यार आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बट ऑलमोस्ट मेरी तरफ से मैंने करा दिया, आप लोग बस इसको देखो और प्रैक्टिस कर लो, इसको याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, जो भी है अच्छे से कर लो। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कल भी रेडी रहना। कल आपके लिए कुछ लाइव रिवीजन हो सकता है, संजीव सर भी आ जाए तो आपको लाइव कुछ करा देंगे, मजा आ जाएगा आप लोग को। तो बस बने रहना, प्यार देते रहना, लाइक शेयर होना चाहिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बता देना। और पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।